हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मंजू पांडे, गवर्नमेंट नवीन गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर छत्तीसगढ़, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज मैं आपको बीए द्वितीय वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र अर्थात प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का जो सेकंड यूनिट है उसमें मानचित्र प्रक्षेप के बारे में बताऊंगी। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको मानचित्र प्रक्षेप का अर्थ, परिभाषा, मानचित्र प्रक्षेप क्यों बनाया जाता है, उसकी क्या आवश्यकता है और उसका वर्गीकरण आदि सब कुछ बताया है। आज हम रचना विधि के अनुसार जो शंक्वाकार प्रक्षेप अर्थात कोनिकल प्रोजेक्शन जो बनाए जाते हैं वो मैं बनाना बताऊंगी। और कोनिकल प्रोजेक्शन में भी आज हम एक मानक अक्षांश वाला साधारण शंकु प्रक्षेप अर्थात सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल ये कैसे बनता है ये देखेंगे। इसके लिए हमको जिस एरिया का प्रक्षेप बनाना है, जिस एरिया के लिए मानचित्र बनाना है, उसका क्षेत्र विस्तार, उसकी मापनी, किस मापनी पर हमको सवाल हल करना है और एक मानक अक्षांश और अंतराल, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले कोनिकल प्रोजेक्शन में हम ये मानते हैं कि जो हमारा ग्लोब है उस ग्लोब पर कागज का एक शंकु बना करके, कोन बना करके उसके ऊपर रख दिया जाता है और भीतर में एक प्रकाश पुंज रख करके जो काल्पनिक अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल है वो उस कागज के शंकु पर प्रक्षेपित किया जाता है। और जिस पॉइंट पर कागज का शंकु ग्लोब को टच करता है वो पॉइंट या वो अक्षांश मानक अक्षांश होती है। तो हम इस एक मानक अक्षांश वाले साधारण शंक्वाकार प्रक्षेप में जिसको मानक अक्षांश मान रहे हैं वो है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस प्रक्षेप के लिए मापनी है 1:12 करोड़ 50 लाख। क्षेत्र का विस्तार है 0 डिग्री से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 60 डिग्री पूर्व से 60 डिग्री पश्चिम देशांतर। और प्रक्षेप में अंतराल है 15 डिग्री अर्थात जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनेंगी वो 15-15 डिग्री के अंतर पर खींची जाएंगी। अब हम इस प्रक्षेप को आलेखी विधि के माध्यम से बनाएंगे, मतलब ग्राफिकल मेथड से बनाएंगे। और इसके लिए हमको जो एक लघुकृत पृथ्वी का गोला हम मान रहे हैं जिसके लिए हमको मानचित्र बनाना है उसका अर्धव्यास ज्ञात करेंगे जिसे हम आर कहते हैं। और इसको निकालने का जो सूत्र है, आर को निकालने का, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे निरूपक भिन्न का हर। निरूपक भिन्न मतलब जो हमें सवाल में आरएफ मिला है 1:12 करोड़ 50 लाख, उसमें से हम 12 करोड़ 50 लाख लेंगे। और पृथ्वी का जो वास्तविक अर्धव्यास है, पहले लेक्चर में मैंने आपको क्यों मापनी बनाई जाती है और मापनी का पूरा डिटेल बताया, फिर भी मैं बता रही हूँ कि हमारी पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास 6367.75 किलोमीटर है। और मील में जब हम लेते हैं तो 3956.75 मील होता है। और जब हम इसको किलोमीटर को सेंटीमीटर में और मील को इंच में कन्वर्ट करते हैं तब वो होता है सेंटीमीटर में 63 करोड़ 67 लाख 75 हजार सेंटीमीटर और इंच में होता है 25 करोड़ 6 लाख 99 हजार 680 इंच। जब हम प्रक्षेप बनाते हैं तब हम इनको पूर्णांक में लेते हैं, सेंटीमीटर को भी और इंच को। जब हमें सेंटीमीटर में सवाल हल करना होता है तब हम लेते हैं 63 करोड़ 50 लाख। इसको सेंटीमीटर में जब हम राउंड फिगर में लेते हैं तो 63 करोड़ 50 लाख लेते हैं और इंच को जब राउंड फिगर में लेते हैं तो 25 करोड़ इंच लेते हैं। आइए अब हम सेंटीमीटर में सवाल हल करते हैं। आर निकालने के लिए यहाँ पर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास हमने राउंड फिगर में लिया, ये 63 करोड़ 50 लाख। और दिया हुआ जो अर्धव्यास है निरूपक भिन्न का हर जो है वो है 12 करोड़ 50 लाख। इसको हल करने पर जो हमारे पास आंसर आया वो आया
5.08 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमको एक लघुकृत पृथ्वी बनानी है जिसका कि अर्धव्यास हमको ज्ञात हो गया 5.08 सेंटीमीटर। अब जब एक मानक अक्षांश वाला साधारण शंकु प्रक्षेप हम बना रहे हैं तो सबसे पहले हमको एक चतुर्थांश वृत्त के चौथे हिस्से को बनाना है और उस चतुर्थांश के लिए हमको जो r है वो 5.08, अर्थात हम एक अर्धव्यास लेकर के 5.08 का यहाँ से, ये देखिए, अब आप इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चतुर्थांश बनाएंगे और इस गोले को, जो हम चतुर्थांश का नामकरण कर लेते हैं, ये OAB। इतना बनाने के बाद इस प्रक्षेप में जो मानक अक्षांश है हमारी वो है 45 डिग्री उत्तर। तो 45 डिग्री पर एक पॉइंट लगा करके चांदे से और इसको खींच लिया जाता है। 45 डिग्री की रेखा बना ली गई। अब प्रक्षेप में जो अंतराल है वो है 15 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, चांदी की सहायता से यहाँ पर 15 डिग्री का अंतराल लेकर के और फिर उसको केंद्र से रेखा खींच देंगे और फिर इसका नामकरण, चूंकि OAB कर चुके हैं हम पहले नामकरण, मानक अक्षांश को C, उसके आगे अंतराल के लिए D, इतना लिख लेंगे। इसके बाद फिर जो B और D प्रक्षेप में जो हमने अंतराल लिया है उसको फिर एक प्रकार में उतना चाप लेकर के और इस केंद्र से फिर एक छोटा सा यहाँ पर चतुर्थांश बना लेंगे। और इसको बनाने का अर्थ होता है प्रक्षेप में जो हम देशांतरी दूरी लेते हैं उसकी गणना के लिए। अब ये जो BD अंतराल लेकर के हमने यहाँ पर जो बनाया है गोला, इससे ये जो पॉइंट है यहाँ पर C जो रेखा है, यहाँ से जो कट हुआ इसको यहाँ पर एक लंब डालते हैं। तो ये जो लंब बना EF लंब बनता है और EF लंब का उपयोग आगे चल करके हम मानक अक्षांश पर करेंगे देशांतरी दूरी को बनाने के लिए। अब OA रेखा को लंबा खींच लेते हैं, ऊपर बढ़ा लेते हैं और फिर इस पर C पॉइंट पर हम एक स्केल रख करके और उसको इस तरह से टच करते हुए सीधा रखते हैं जैसे कागज का जो शंकु है वो ग्लोब को इस 45 डिग्री पर टच कर रहा हो। और फिर यहाँ से एक रेखा खींच करके जो इसका क्रॉसिंग पॉइंट होता है ना, OA रेखा जो हमने बढ़ाई थी, इसका जहाँ पर क्रॉस होता है ये C से लाइन, उसको क्रॉसिंग पॉइंट को P पॉइंट मान लेते हैं और इसके आधार पर फिर हमारा प्रक्षेप बनता है। ठीक, अब इतना बनाने के बाद अब हमको प्रक्षेप की रचना करनी है। इस प्रक्षेप को रचना बनाने के लिए मैं यहाँ पर आपको अलग से एक बार और बनाकर बता देती हूँ। ये P से C का जो चाप होगा ये हमारी मानक अक्षांश को प्रदर्शित करेगा। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक P और G एक सिंपल रेखा खींच लेंगे। आप एक मिनट इधर मैं आपको बनाकर बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए एक ये सीधी सरल रेखा खींच ली है, इसको हमने ये P और ये G रेखा के रूप में इसका नामकरण कर दिया। अब इस P पॉइंट से C पॉइंट का चाप लेकर के और इस P केंद्र पर राउंडर की नोक रखेंगे और हमारा जो राउंडर का हिस्सा है वो C का चाप लेकर के और यहाँ से जब एक इस तरह से चाप बनता है, ये होती है हमारी मानक अक्षांश। ये 45 डिग्री की मानक अक्षांश होगी। अब इस मानक अक्षांश के बाद जितनी अक्षांश रेखाएं हमको इस प्रश्न के अनुसार बनानी है उसको हम ये अंतराल लेकर के, जो B और D का अंतराल है प्रक्षेप में अंतराल, इस दूरी को नाप लेंगे और गिनती के अनुसार 45 के ऊपर हमको 60 और 75 की रेखा बनानी है, 45 के नीचे 30, 15 और 0 की बनानी है, अर्थात दक्षिण की ओर 3 और उत्तर की ओर 2। इस तरह से 5 हमको अक्षांश रेखाएं और बनानी है। तो इस अंतराल को लेकर के हम 5 निशान यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। इसके बाद अब हमको, चूंकि ग्राफिकल मेथड है, फिर से राउंडर अपना लेना है
और लेकर के राउंडर की नोक को यहाँ से केंद्र मानते हुए और इन सारे पॉइंट पर अक्षांश रेखा। चूंकि बिना राउंडर के बन रहा है इसलिए वो शुद्धता इस पे नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी आपके समझने के लिए इतना काफी है। इसके बाद जो हमारी मानक अक्षांश है, जो हमने सबसे पहले खींची थी, ये 45 डिग्री की, इस पर ये जो देशांतरी अंतराल EF लंब था, इस EF लंब से हम जितनी देशांतर रेखाएं हमको इस पर बनानी है, अब हमें देखना है। जैसे ये 0 डिग्री बीच की जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, ये 0 डिग्री यहाँ पर हम माने हैं। इसके इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 देशांतर रेखा हमें 0 डिग्री के पूर्व और पश्चिम में बनानी है। अर्थात हम इस मानक अक्षांश पर उस EF लंब के 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस तरह से 4 निशान लगा लेंगे और उसके बाद केंद्र से इन पॉइंट को मिलाते हुए और सीधी सरल रेखाएं देशांतर रेखाओं के लिए खींच देंगे स्केल के माध्यम से, और इस तरह से ये रेखाएं खींच दी जाएंगी। आपको नापकर बनाना है, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, और इस तरह से फिर प्रक्षेप जो है वो बनेगा और फिर इनका नामकरण कर दिया जाएगा। ये 45 डिग्री की मानक अक्षांश थी और उसके बाद नीचे से शुरू करके ये 0 डिग्री, 15, 30, 45, 60, 75 डिग्री अक्षांश, और उसके बाद ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा 15, 30, 45, 60 ईस्ट और 15, 30, 45, 60 वेस्ट। इस तरह से प्रश्न के अनुसार 60 डिग्री पूर्व से 60 डिग्री पश्चिम हमें चाहिए, तो हम 60 डिग्री पूर्व 60 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा और 0 डिग्री से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक का हमको अक्षांशीय क्षेत्र मिल गया। और ये हमारा 1 स्टैंडर्ड पैरेलल कोनिकल प्रोजेक्शन तैयार हुआ। इसकी अपनी एक पहचान है, इसके कुछ गुणधर्म हैं और उपयोग हैं, उनको मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, इसकी पहचान सबसे बड़ी ये है कि सभी अक्षांश इसमें सकेंद्रीय वृत्त होते हैं, मतलब केंद्र से वृत्त के रूप में ही सारी अक्षांश रेखाओं को खींचा जाता है, और शंकु का जो शीर्ष है इसको यहाँ से केंद्र मानकर समान दूरी पर अक्षांश रेखाओं को खींचा जाता है। यहाँ पर हमने समान दूरी पर निशान लगाया है, आपने देखा। दूसरा, समस्त जो देशांतर रेखाएं हैं वो सरल रेखा के रूप में होती हैं और शंकु शीर्ष पर जाकर के सारी देशांतर रेखाएं देखिए यहाँ पर मिल जाती हैं। फिर है प्रक्षेप में, देखिए 75 डिग्री तक हमने बनाया है। अगर हम यहाँ से 90 डिग्री का फिर से चाप लें उतनी ही दूरी पे, तो फिर एक चाप बनेगा, अर्थात इस प्रक्षेप में जो ध्रुव बनता है वो चाप के रूप में बनता है। और अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं ये समकोण पर कटती हैं, ये इसकी, और किसी भी अक्षांश पर, चाहे हम कोई सी भी अक्षांश रेखा इसमें से ले लें, उस पर जो देशांतरीय दूरियां हैं वो एकदम बराबर होती हैं। क्योंकि बीच में हमने यहाँ पर बराबर निशान नाप के लगाया है, तो हर अक्षांश रेखा पर देशांतर रेखा की जो दूरी होगी वो बराबर बराबर बटकर ही आएगी। इसकी अब जो प्रॉपर्टीज है, गुण धर्म है इस प्रक्षेप के, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इसमें मानक अक्षांश पर ही मापनी शुद्ध होती है और बाकी किसी भी अक्षांश पर मापनी शुद्ध नहीं होती है। इसके अलावा जितनी भी देशांतर रेखाएं इसमें बनी हुई हैं उन पर मापनी शुद्ध होती है, इसलिए इसको समदूरस्थ शंकु प्रक्षेप भी कहा जाता है। इसके अलावा मानक अक्षांश से दूरी बढ़ने पर मापनी के साथ क्षेत्रफल, आकृति सब कुछ अशुद्ध होता है। चूंकि इसमें मानक अक्षांश पर ही मापनी शुद्ध होती है, तो वहां पर सारी चीजें लगभग शुद्ध होती हैं, और जैसे जैसे इससे हम उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं तब क्षेत्रफल भी, आकृति भी, मापनी भी सब कुछ अशुद्ध होते जाता है। फिर वही बात, मानक अक्षांश पर आकृति बहुत हद तक शुद्ध होती है। इस प्रक्षेप में केवल एक ही गोलार्ध का मानचित्र बनाया जा सकता है।
चूंकि शंक्वाकार है, कागज का शंकु ग्लोब के एक हिस्से को अर्थात या उत्तरी गोलार्ध को या दक्षिणी गोलार्ध को, किसी भी एक गोलार्ध का ही इसमें मानचित्र बन सकता है। अब इसका उपयोग ऐसे मध्य अक्षांशों में स्थित छोटे छोटे देशों के लिए या क्षेत्रों के लिए किया जाता है जिनका कि अक्षांशीय विस्तार जो है वो कम हो, अर्थात जैसे डेनमार्क, क्यूबा, आयरलैंड, ऐसे जो देश हैं उनके लिए ये प्रक्षेप बहुत उपयुक्त है। ये हुआ हमारा एक मानक अक्षांश वाला साधारण शंक्वाकार प्रक्षेप। अब हमको देखना है इसके बाद 2 मानक अक्षांश वाला साधारण शंक्वाकार प्रक्षेप। जैसे अभी हमने इस प्रक्षेप में एक मानक अक्षांश मानी थी, ऐसे ही इस प्रक्षेप में 2 मानक अक्षांश वाले में ये कल्पना की जाती है कि ग्लोब पर जो कागज का शंकु रखा गया है वो ग्लोब को 2 स्थानों पर टच करता है, अर्थात एक की जगह इसमें 2 मानक अक्षांश होती हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से इस प्रक्षेप की तुलना में इसकी शुद्धता अधिक होगी। अब इसका जो प्रश्न है वो मैं आपको बताऊं। RF हमने वही लिया है, मापनी 1:12 करोड़ 50 लाख। फिर विस्तार क्षेत्र का इसमें 20 डिग्री उत्तर से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश और देशांतरी विस्तार है 50 डिग्री पश्चिम से 50 डिग्री पूर्वी देशांतर। अंतराल इसमें 10-10 डिग्री का अंतराल लिया गया है। और अब मानक अक्षांश इसमें चूंकि 2 हैं तो 2 मानक अक्षांश के रूप में इसमें 40 डिग्री तथा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश को मानक अक्षांश माना गया है। इसमें भी ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले लघुकृत पृथ्वी के गोले का अर्धव्यास निकालेंगे, अर्थात R निकालेंगे। आपको बता चुकी हूँ पहले यहाँ पर किस तरह से हम राउंड फिगर में इसमें सेंटीमीटर में बनाना है। तो 63 करोड़ 50 लाख लेकर के 12 करोड़ 50 लाख से उसको डिवाइड करेंगे। चूंकि सवाल वही है, आंसर 5.08 सेंटीमीटर हमको पहले से प्राप्त है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, इसमें भी हम इसी तरह से उतना ही अर्धव्यास लेकर के 5.08 सेंटीमीटर का अर्धव्यास लेंगे और उसको 1/4 खींचेंगे। इसको भी हमने OAB नाम दिया चतुर्थांश को। और उसके बाद चूंकि इसमें 2 मानक अक्षांश हैं तो 40 डिग्री पर और 60 डिग्री पर 2 मानक अक्षांश के लिए केंद्र से हमने रेखाएं खींची, जिसको कि AB के बाद हमने C और D नामकरण किया। प्रक्षेप में अंतराल 10 डिग्री है, इसलिए 10 डिग्री का यहाँ पर कोण लेकर के उसको D के बाद E से नामांकित किया। और फिर पहले की ही भांति हमने जो अंतराल का चाप है B और E का चाप लेकर के और फिर केंद्र से फिर एक छोटा सा यहाँ पर हमने चतुर्थांश इस पर बनाया, जिससे कि C और D रेखा अर्थात जो मानक रेखाएं हैं वो जो यहाँ पर क्रॉसिंग पॉइंट है वहां से हमने इन पे फिर लंब डाला। तो इस तरह से 40 डिग्री की अक्षांश रेखा पर जो लंब पड़ा उसको E के बाद F और G ये 2 क्रॉसिंग पॉइंट हुए, तो हमने 40 डिग्री की अक्षांश रेखा पर F और I लंब और 60 डिग्री पर G और H लंब नामकरण इसका किया। अब क्या करना है, यहाँ पर इसमें हम एक सीधी सरल रेखा लेते हैं इसको बनाने के लिए, और मैं आपको इसको भी बनाकर बताती हूँ बनाने का तरीका। कि एक पहले सरल रेखा लेकर के उसको खींच करके और ये जो 40 और 60 के बीच का चाप है उसको हम नाप लेते हैं और उसको नाप करके इस रेखा के बीचों बीच पे हम निशान लगा देते हैं। और इसके बाद चूंकि ये C और D है तो हम इसको C डैश D डैश ये मान लेते हैं और ये P पॉइंट बाद में हमको मिलता है क्रॉसिंग पॉइंट पर। अब C पर जो लंब है अर्थात F I लंब, इसको I लंब को हम यहाँ पर C पर नाप कर ले लेते हैं, I डैश कहते हैं, ये 40 डिग्री पर है। और जो 60 डिग्री पर लंब है इसको लेते हैं GH वाले लंब को H डैश के रूप में, यहाँ पर ये हम इस तरह से H डैश ये ले लेते हैं। अब
इन दोनों पॉइंट को मिलाती हुई एक इस तरह से रेखा खींचते हैं कि ये यहाँ पर जहाँ पर वो क्रॉस करती है उस पॉइंट को पी पॉइंट के रूप में मानते हैं। मतलब इस तरह से इस रेखा को मिलाते हुए यहाँ पर खिंचा जाता है, ये पी पॉइंट होता है। अब ये जो पी पॉइंट हमको मिल गया और ये डी डैश सी डैश हमारे पास पहले से प्राप्त है, इसके बाद इसके बनाने की पूरी विधि एक मानक अक्षांश वाली जो शंक्वाकार प्रक्षेप है उसके समान हो जाता है। और इसमें हम उसी तरह से P से D का चाप लेते हैं। पहले एक सीधी सरल रेखा इसी तरह से खींचते हैं, ये P और G जो रेखा हमने खींची है, और P से D डैश का चाप लेकर के पहले हम 60 डिग्री की मानक अक्षांश रेखा बनी, और फिर P से C डैश चाप लेकर के 40 डिग्री की मानक अक्षांश रेखा हमारी यहाँ पर बन जाती है। और फिर प्रक्षेप में जो अंतराल है, इस अंतराल के चाप को, अर्थात ये जो B और E का चाप है, इस चाप को लेकर के जितनी दिश अक्षांश रेखाएं हमको इस पर निर्मित करनी है उस उतने ही हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। चूंकि 10-10 डिग्री का इसमें अंतराल है तो 10, 20, 30 करके पूरी 80 तक का हम निशान लगा लेंगे इस रेखा पर, और उसको यहाँ शीर्ष से चाप नाप करके अक्षांश रेखाओं के वृत्त खींच लिए जाएंगे। इसमें एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि चूंकि मानक अक्षांश हमारे पास 2 हैं और मानक अक्षांश पर जो देशांतरी अंतराल लिए जाते हैं उसके लिए जो ये लंब है यहाँ से लिए जाते हैं, और हमारे पास 2 लंब प्राप्त हैं 2 मानक अक्षांश के लिए। लेकिन चूंकि हमारे पास 2 मानक अक्षांश हैं, अब हमको इन दोनों मानक अक्षांशों पर देशांतरी अंतराल लगाना है, जो कि हमने ये OB के पैरेलल इस देशांतरी अंतराल को लगाया है, ये जो लंब पड़े हैं। अब डिवाइडर की सहायता से हमको इन लंब को लेना है और एक एक मानक अक्षांश पर जितनी निर्धारित देशांतर रेखाएं बननी है उन निशानों को लगा लेना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें मान लीजिए 40 डिग्री की मानक अक्षांश पर जो निशान लगाना है, तो उसके लिए FI देशांतरी अंतराल को हम लेंगे लंब को, और डिवाइडर के माध्यम से यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 निशान लगा देंगे, दोनों ओर 5-5 लगा देंगे, क्योंकि हमको 5-5 देशांतर दोनों ओर चाहिए। इसी तरह से 60 डिग्री के लिए हम लेंगे GH लंब को और उसको डिवाइडर में लेकर के 5-5 निशान लगा देंगे। इसके बाद हमको क्या करना है, जो दोनों मानक अक्षांशों पर हमने निशान लगाए हैं उनको जोड़ते हुए एक स्केल से लेकर के और फिर इस P पॉइंट से वो दोनों मानक अक्षांशों के निशानों को मिलाते हुए और पूरी देशांतर रेखाओं को हमको खींच देना है, और इस तरह से अपने प्रक्षेप को हमको पूर्ण करना है। अब जब मानक अक्षांश हमारा बन गया, तब फिर हमको आगे इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो देखनी है इस प्रक्षेप के भी, और उसके बाद फिर इसमें सारी अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं का जो अंकन है वो कर दिया जाएगा डिग्री का, और दिशाओं को लिख दिया जाएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ आदि। इसका जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, वो भी मैं अब आपको बता देती हूँ शॉर्ट में। लगभग वैसा ही है, इसमें भी सभी अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय वृत्तीय चाप होती हैं, केंद्र से वृत्त के रूप में चाप लिया गया होता है। इसमें भी सारी देशांतर रेखाएं शंकु के शीर्ष से खींची गई सरल रेखाएं होती हैं। प्रक्षेप में इसमें भी ध्रुव जो होता है वो एक चाप के द्वारा प्रकट होता है। अक्षांश देशांतर समकोण पर एक दूसरे को काटते हैं। प्रत्येक अक्षांश वृत्त पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी एक समान होती है, ये इसकी पहचान होती है। इसकी प्रॉपर्टीज या गुणधर्म जो है वो यह है कि इसमें दोनों मानक अक्षांशों पर मापनी शुद्ध होती है और बाकी अन्य पर नहीं होती है। ठीक है, फिर समस्त देशांतर रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती है एक मानक अक्षांश की भांति। फिर चूंकि केवल मानक अक्षांशों व देशांतर पर मापनी शुद्ध होती है, अतः ये प्रक्षेप न तो यथाकृतिक हैं और ना ही समक्षेत्र हैं। चूंकि इसमें 2 मानक अक्षांश होती हैं, इसलिए ये एक मानक अक्षांश वाले प्रक्षेप से ज्यादा शुद्ध होते हैं। इसमें समस्त संसार का मानचित्र नहीं बनाया जा सकता। फिर ध्रुव चाप के रूप में होते हैं, अतः ध्रुवों का मानचित्र
इस प्रक्षेप पे नहीं बन सकता। अब इसका उपयोग हम किन क्षेत्रों के लिए करते हैं ये आपको बता दूं। पूर्व पश्चिम फैले हुए जो क्षेत्र होते हैं वो इस प्रक्षेप में अधिक उपयुक्त होते हैं, जैसे रूस, कनाडा, जर्मनी, मंगोलिया आदि देशों के लिए ये प्रक्षेप उपयुक्त है। थैंक यू।